नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और आज का हमारा मुद्दा है ईवीएम का वहम। बिल्कुल, क्योंकि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा आपसे नहीं होती है और खता ईवीएम को कहते हो। 16 मार्च 2024 को मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब लोकसभा चुनाव की घोषणा की थी तब ये टिप्पणी की थी। क्या चुनाव आयोग को पहले से ही ये आभास हो गया था कि कोई ना कोई राजनेता, कोई ना कोई पार्टी का नेता लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम का मुद्दा फिर से उठाएगा और ईवीएम को दोषी ठहराएगा? कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्री इस अभियान में जुटे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा सीट पर 375 से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारा जाए, और इसके पीछे की सोच यह है कि शायद अगर ऐसा हो जाएगा तो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने को मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से हम देखें अभी जो फिलहाल मुद्दा उठ रहा है, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, रोजगार, किसान, महिलाएं, बच्चे, इन सबसे ऊपर जो मुद्दा है वो है ईवीएम का, जिसे विपक्ष लगातार उठा रहा है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय बोकिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। शुभकरण पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। दिलीप भदौरिया जी, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ आशीष दुबे जी कुछ ही समय में हमें ज्वाइन करेंगे। देवदत्त दुबे जी हमें ज्वाइन करेंगे, और राम मोहन चौकसे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका भी बहुत स्वागत है। मुद्दे पर शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं विपक्षी नेताओं का ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। नहीं, मैंने अपील ये कि देखिए, जब ईवीएम का सवाल उठा तो ईवीएम को रोकने क्या उपाय हैं, तो मैंने निर्वाचन आयोग के जो प्रश्नोत्तरी है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 303, उसका उल्लेख मैंने किया कि 384 नोटा सहित यदि नामांकन करते हैं और कैंडिडेट रह जाते हैं तो वहाँ फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। अब इसको तोड़ मड़ोड़ के जो बात कर रहे हैं वो अलग बात है। जी बिल्कुल, और आपने सुना कि कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्री इस अभियान में जुटे हैं कि किसी न किसी तरीके से लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए। तो आपने उनको बयान भी सुना, उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ा है। और इस पूरी मुद्दे पर, पूरी बहस पर हमारे साथ में खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अजय बोकिल सर, आपके पास में आना चाहूंगा। आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह जो अभियान चला रहे हैं, उनकी बात में कितना दम है? क्या यह संभव है कि बैलेट की बजाय ईवीएम से चुनाव हो सकेगा? देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है तो वो तकनीकी लोग बता सकते हैं। अभी तक का जो बातें सामने आई है उसमें तो ऐसा बताया गया है कि उसमें कोई ऐसी करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। खास करके अभी चुनाव आयोग ने जो इस चुनाव के अंदर 3rd जनरेशन की ईवीएम जो लॉन्च की है, उसमें कहा जा रहा है कि उसमें एक चिप जो होती है वो एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जैसे दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि साहब उसमें जो है ज़्यादा प्रत्याशी हो तो उसको बचाया जा सकता है। थर्ड जनरेशन ईवीएम में तो 384 प्रत्याशी एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये तकनीकी तौर पर गड़बड़ी की जा सकती नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी किसी ने भी जो है वो साफ तौर पर नहीं बता पाया है कि भाई इसमें गड़बड़ी कैसे की जा सकती है। और चुनाव आयोग इसलिए शायद इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ मुद्दा परसेप्शन का है, न कि तकनीकी खामी का या तकनीकी गड़बड़ी का है। एक ही परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप चुनाव हारते हैं तो जरूर ईवीएम के गड़बड़ी के कारण हो रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि ईवीएम की शुरुआत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। उसकी शुरुआत अटल जी की सरकार के समय हो गई थी, और 2004 का और 2009 का चुनाव और 2014 का भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। शक की जो सुई है वो घूम रही है 2014 के चुनाव के बाद से, जब लगातार बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हारती चली जा रही है। तो और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरे विपक्षी पार्टियां भी हार रही हैं और सत्ता से दूर रह रही हैं। तो उनको ये शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ ईवीएम में है और इसीलिए वो हार रहे हैं।
अब सवाल ये कि ये कौन तय करेगा कि आपने इसको वोट दिया है वो उसी को गया है कि नहीं गया है। बिल्कुल। इसके बाद जब ये सवाल उठा तो वीवीपैट मशीनें चुनाव आयोग ने लॉन्च की, जिसके अंदर आपको पर्ची दिखती है कि आपने किसको वोट दिया है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि भाई जो आपने वोट जिस दिया वो पर्ची दिख तो रही है आपको, लेकिन यह उस पर्ची का मिलान उससे होगा कि जो आपने वोट दिया उससे। बिल्कुल। तो इसको लेकर के ये मांग उठ रही है कि जो कंट्रोल यूनिट है और जो वीवीपैट अपने जो बैलेट यूनिट है, जी बिल्कुल, इसमें कोई ना कोई तालमेल होना चाहिए, उसको कैसे चेक किया जाए। बिल्कुल ठीक है। दिग्विजय सिंह जहां भी जा रहे हैं अपने चुनावी अभियान में, वो यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारेंगे और अगर 384 से ज्यादा उम्मीदवार हो गए तो चुनाव आयोग को ये करना ही पड़ेगा। क्या चुनाव आयोग ये करने के लिए बाध्य है? देखिए, कोई भी बदलाव लगातार तो तत्काल तो नहीं हो सकता है। अभी आपको मालूम होगा 2 याचिकाएं कोर्ट में लगी हुई हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है और डीएमके सरकार ने जो है मद्रास हाईकोर्ट में लगा रखी है। मद्रास हाईकोर्ट में तो उन्होंने डीएमके ने कहा कि साहब ये इस चुनाव सारी प्रक्रिया को रोका जाए जब तक ईवीएम का समाधान नहीं हो जाता है, जो कि चुनाव घोषित हो जाने के बाद लगभग असंभव है। बिल्कुल। दूसरा एडीआर वाला मामला है, तो उन्होंने भी कहा कि भाई जो रैंडम चेकिंग वाला सिस्टम अभी लागू है कि एक पोलिंग स्टेशन पर वो जो है ईवीएम पर 5 पर्चियों की रैंडम चेकिंग करते हैं, अगर कि भाई वोट जिसमें डाला गया उसमें गया है कि नहीं गया। उनकी मांग ये है कि साहब 100% ये किया जाए, 100% हो। तो वो अगर किया भी जाएगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें कितनी पर्ची का खर्चा लगेगा, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। बिल्कुल अजय जी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसमें टाइम कितना लगेगा, ये सारी बातें शामिल, इस तरीके की जो चुनौतियां वो पहले भी कोर्ट के सामने रखी जा चुकी हैं। शिवकरण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अगर जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है, और अगर हार गए हैं तो ईवीएम के ऊपर आप सवाल खड़े करेंगे। जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव 2023 के बाद देखा कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जब से जीत मिली है, तब से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। बिल्कुल। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत बढ़िया कहा कि कांग्रेस के चाहे भूपेश बघेल हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये अब चुनाव में ये पॉलिटिकल नारा है कि साहब हम जनाधार जब खो रहे हैं तो ईवीएम में करो। देखिए, जब भी आप मत डालने जाते हैं तो स्पष्ट उस पे सीट पे 10 लोगों का नाम, जितने प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे अन्य दल हो, उनका स्पष्ट नाम रहता है। बटन में जैसे नाम डालते हैं पर्ची निकलती है, उस प्रत्याशी का नाम निकलता है और फिर प्रत्याशी के बाद अंदर चली जाती है पर्ची, और जो पीठासीन वो अधिकारी होता है कहता है आपका वोट डल गया। आप अपने वोट को, अपने मताधिकार को अपने नेत्रों से आप स्वयं देख रहे हैं कि हम वोट डाल दिए, वोट डल गया। अब कांग्रेस के नेता या अन्य दल के लोग जो कह रहे हैं कि साहब ईवीएम में गड़बड़ है, भाई आप ईवीएम कौन लाया? आप ही लाए, आप लेके और आप लेके आए। इसके बाद आपने 2014 में आपका जनाधार समाप्त हो गया। अब जब जनाधार समाप्त हो गया तो आपने अब कहा कि अब जनता के बीच में क्या प्रस्ताव रखा जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नहीं, चाहे कितनों एक्सपर्ट टीम हो, ईवीएम मशीन में जरा छेड़खानी करके बता दे। मशीन में तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन कोई कहे कि हम कांग्रेस में वोट डाल रहे हैं और वो वोट बीजेपी में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ये निराधार है और सरासरा ये भ्रमित करने का विषय है। और चूंकि ये तकनीकी कोई एक ऑपरेटर इसको अपडेट नहीं करता है, और इस पे पूरे एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, और एक्सपर्ट लोग बैठ करके और जो इलेक्शन कमीशन का मुख्य अधिकारी जो होता है उसके संरक्षण में होता है। तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि ईवीएम मशीन में कुछ खेल हो सकता है। बिल्कुल। और चूंकि चुनाव आयोग ने कई बार इस बात को भी प्रूव कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को प्रूव किया, जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी लगाई। जो याचिकाकर्ता है उनको फटकार लगाई, जो विपक्ष के नेता है उनको भी सलाह दी कि बार बार आप इस तरीके के बयान न दें, इनसे बचें, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। उसके बावजूद भी जब चुनाव सर पर है तो ये अभियान लेके चल रहे हैं कांग्रेस। कोर्ट ने उस पर एक डायरेक्शन दिया है कि आपके पास यदि ईवीएम हैंग हो रही है और आप कह रहे हो कि नहीं साहब हमारे लोग वोट मुझे दे रहे हैं, है ना, और हम कांग्रेस में वोट डालते हैं और वोट जो है बीजेपी में कन्वर्ट होता है, तो आप एक मशीन का फॉलो आप ला करके आप प्रत्यक्ष रूप में हमें बताइए। इनके पास कोई ऐसा तकनीकी वैज्ञानिक व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा कोई कंप्यूटराइज्ड व्यक्ति नहीं मिला जो कोर्ट में प्रूव कर सके। इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट को भी भ्रमित कर रहे हो और जनता को भी भ्रमित कर रहे हो। इसलिए कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया कि आपके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है और बिना तथ्य को आप आकर के कोर्ट का समय जाया कर रहे हो, इसलिए कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे साथ में दिलीप भदौरिया जी भी जुड़े हैं। सर, जिस प्रकार से सहयोगी ऋषिका ने कहा कि जहां जीतते हैं वहां वाहवाही होती है और जहां हार जाते हैं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है।
जाता है। इसकी वानगी हमको तब देखने को मिली। थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर हम जाएंगे तो 2009 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब ये मुद्दा लाल कृष्ण आडवाणी, तब के विपक्ष के नेता जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। तब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस ने इस बात को मजाक बनाया और कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है। अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस ईवीएम से चुनाव जीत रही थी तब कांग्रेस इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रही थी और ईवीएम का बचाव कर रही थी, और जब 2 बार लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है तब इस मुद्दे को फिर उछाल रही है। तो क्या ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो वहाँ जाऊंगा जिस समय चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक शेर पढ़ा था, हाँ। वो मुझे नहीं लगता कि उस कद काठी के व्यक्ति के माध्यम से ऐसा शेर बोलना चाहिए जो किसी पार्टी को दर्शाता हो कि मैं इसके फेवर में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा पद होता है चुनाव आयोग, है ना। तो मैं वहां से शुरुआत करूंगा। तो उनको एक तो ऐसी टिप्पणी उनको बिल्कुल नहीं करनी थी। सबसे पहले तो सीधा सीधा उन्होंने विपक्ष पे ही पहले ही इल्जाम लगा दिया कि आप लोग ईवीएम की गड़बड़ी का सवाल तो उठाओगे ही, ये पूर्व ग्रह से वो उन्होंने बात अपनी कर दी। और दूसरी बात, 2009 की आप बात कर रहे हैं कि जहां कांग्रेस की जीत हुई थी, बिल्कुल, और प्रचंड जीत हुई थी, हम कह सकते हैं कि मतलब स्पष्ट बहुमत से वो और अपने सहयोगी दलों के माध्यम से उन्होंने सरकार बनाई थी। बिल्कुल। अब देखिए, उस समय विपक्ष में भाजपा थी, भाजपा ने ये सवाल खड़े किए ही होंगे, है ना। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। और अब विपक्ष में कांग्रेस और अन्य दल हैं, और बहुत बुरी स्थिति में विपक्ष है इस समय। मतलब खत्म से जैसा उन लोगों ने नारा भी दिया हुआ भाजपा ने, खासतौर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने नारा ही दिया हुआ है, विपक्ष मुक्त, ना। तो एक तो ये नारे पे भी जाऊंगा मैं, तो चुनाव आयोग को इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे ये घोषणा कर सकते हैं कि अब की बार 400 पार। मतलब आपको ये मालूम है कि 400 पार जाना ही है हमको। लेकिन आप जिस तरह से सर यहाँ पर बोल रहे हैं विपक्ष मुक्त, तो फिर ये एक तरह से लोकतंत्र को खत्म करने जैसा नहीं हो गया? बिल्कुल, विपक्ष बिल्कुल। मुक्त कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग को बजाय ये शेर और शायरी के इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है अब की बार 400 पार, और देश का प्रधानमंत्री तो सीधे सीधे ये बोलते हैं भाजपा तो है ही नहीं यहाँ पे, अब की बार मोदी सरकार, सिर्फ मोदी सरकार है, भाजपा सरकार कहीं है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन जब पुरानी सरकारें भी हुआ करती थी, मान के चले हम यूपीए 1 या यूपीए 2 पर जाएं तो मनमोहन सरकार, यूपीए 2 मनमोहन सरकार, यूपीए 1 भी मनमोहन सरकार, तब भी तो एक ही नाम दिया जाता था। तब ये कहा जाता है कांग्रेस सरकार, तब भी तो मनमोहन का नाम लिया जाता था। और आज जब मोदी जी का नाम लिया जा रहा है तो मोदी सरकार, जो प्राइम मिनिस्टर रहता है, जो मुखिया रहता है सरकार का, नाम उसी का लिया जाता है। आज अगर हम यहाँ पर देखें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी तो हम कहते थे कमलनाथ सरकार, शिवराज की सरकार थी हम कहते थे शिवराज सरकार, अब मोहन यादव सरकार है तो हम कहते हैं मोहन यादव सरकार। जो मुखिया होता है सरकार का नाम उसी का लिया जाता है। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है सर? नहीं, प्रधानमंत्री चूंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल, ना तो वो भाजपा के हैं ना किसी दूसरे दल के हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। इसलिए उस चीज पे चुनाव आयोग, जो बार बार मैं ये आपसे कह रहा हूँ, पिछली डिबेट में भी मैंने ये बात कही कि चुनाव आयोग को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे ये घोषणा कर सकते हैं कि अब की बार 400 पार, 370 से ऊपर तो भाजपा के लिए आएगी, बाकी अन्य दलों को मिला के हम 400 पार जाएंगे। मतलब आपको पूर्व अनुमान है कि हम मशीनों पे इतना खेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मशीन है, मशीन को इंसान नहीं बनाई है। चुनाव आयोग पर भी सीधा आरोप लगा रहे हैं जी, 400 पार का नारा वो भाजपा की तरफ से दे रहे हैं। इस बात को पूर्व में भी लगाया। चलिए, आज की डेट में तो ये स्थिति हो गई है, अगर आप नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे। आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे। क्या आपके अपना कोई चेहरा नहीं है? आपके अपने कुछ काम नहीं है? अपने काम दिखाइए और आगे निकल जाइए। ठीक है दिलीप जी, राम मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो इसी पर मैं टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से अभी दिलीप जी ने कहा कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं साठगांठ उनकी भाजपा से बनती हुई दिखाई देती है। दूसरी बात, जब ये विपक्ष आरोप लगा रहा है और कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो ईवीएम मशीन है वो हैक नहीं हो सकती, उसके चिप के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसमें वायरस नहीं डाल सकते, तो विपक्ष का ये कहना है कि अगर जो एक सशक्त देश है, अमेरिका जैसा देश, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा सकता है तो हम क्यों नहीं करा सकते? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अपने अपने देश की व्यवस्था होती है। हमारे भारतवर्ष की व्यवस्था यही है कि हम ईवीएम से चुनाव करवा रहे हैं
और इसको ये भाजपा 2014 के बाद नहीं हुआ है, ये 2014 के पहले हो चुका है। बिल्कुल। जब हमने उसको स्वीकार किया है बहुत ईमानदारी से, तो हम उसको 2019 में भी करेंगे, 2024 में भी करेंगे, उसमें करने में कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। रहा सवाल ईवीएम को लेकर, तो देखिए टेक्निकली कुछ फॉल्ट हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन किसी मशीन को, जैसा कि हमारे वकील जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया, बिल्कुल। कि ये वही चीज है। और जब आपको याद होगा कि 2019 में जब इस बार मुख्य चुनाव आयोग ने इस बात को कहा था, चैलेंज किया था, और उन्होंने एक वर्कशॉप रखी थी कि आप यहाँ आके ये मशीनें रखी, उनको आप हैक करके बताइए, आप ये करके बताइए कि भाजपा का, कांग्रेस का वोट भाजपा में जा रहा है। तब उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया? अच्छा, दूसरा ये ना, एक सवाल दूसरा खड़ा हो जाता है कि जिस राज्य में आप जीत जाते हैं ईवीएम से, तो वहाँ तो ईवीएम ठीक रहती है, और जिस राज्य में आप हार जाते हैं वहाँ पर हार का ठीक रहा, आप ईवीएम में फोड़ देते हैं। ये संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए ईवीएम पर दोषारोपण करना, और रहा सवाल दिलीप भाई ने कहा कि चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे यहाँ की संवैधानिक शक्ति है, उसको चुनाव के समय तो कोई भी दिलीप जी क्या और कोई भी आदमी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, और चैलेंज यदि करना है तो वो समय अब निकल चुका है। आपको चुनाव के बाद इसको चैलेंज करना चाहिए, और जब समय था उस समय चैलेंज करना चाहिए थे। ईवीएम मेरे ख्याल से अपने हिसाब से सही काम करती है, उसमें गड़बड़ी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। आशीष दुबे जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है, ये कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। उनका मानना है कि अगर किसी भी लोकसभा सीट पर 384 से ज्यादा अगर वोट पड़ जाएंगे, तो वहां पर चुनाव आयोग मजबूरन बैलेट पेपर से चुनाव करवाएगा। क्या ये संभव हो सकता है? और अगर ऐसा होगा भी, तो इसके पीछे चुनाव आयोग को क्या कुछ करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, 2 तरह से संभव है ना, क्योंकि वो उसका टेक्निकल एक मजबूरी है, उसकी लिमिटेशन है कि 384 से ज्यादा यदि उम्मीदवार होते हैं तो उससे ज्यादा वो उसका रिकॉर्ड जो है वो ईवीएम नहीं रख सकती, तो फिर वो बैलेट पेपर ही उसका विकल्प बचता है। तो कल जो यहाँ मध्य प्रदेश के जो सीईओ हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि यदि इससे ज्यादा की स्थिति बनती है तो फिर चुनाव आयोग फैसला करेगा क्या होगा। लेकिन ये असंभव स्थिति है कि 400 उम्मीदवार खास तौर पर लोकसभा चुनाव में कहीं किसी क्षेत्र में हो। तो लेकिन ये बात भी सही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद आयोग को तय करना पड़ेगा कि वो चुनाव कैसे कराए, क्योंकि उसके बाद तो मशीन की सीमा जो है खत्म हो जाएगी, उसकी जो भी उसकी क्षमता है। तो ये तो है, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है, और इसलिए उसको अधिकतम सीमा तक उस मशीन को, उसकी क्षमता को तय किया गया है। लेकिन देखिए, ये सब चीजें जो हैं, ये सब चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों के बीच की खींचतान की स्थितियां हैं। आज जो लोग ईवीएम मशीन के पैरोकार हैं, राजनीतिक दल, वो कभी ईवीएम के विरोधी थे, बिल्कुल, और आज जो लोग विरोधी हैं वो कभी इसकी पैरोकारी करते थे या इसके बारे में चुप रहते थे। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग यदि इन सब चीजों को गवर्न करता है, और एक बात और मैं जोड़ूंगा कि जो ईवीएम मशीन होती हैं, वो भारत का जो रक्षा मंत्रालय है और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय है, वो मिलके उस मशीन को बनाते हैं या उसका सारा वो देख रेख करते हैं। तो ये 2 बहुत बड़े और अहम चीजें हैं। बिल्कुल। तीसरी और फिर बात यह है कि जो मैं कहना चाह रहा था कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच में जो खींचतान है और उसको लेकर जो बार बार संदेह उठता है, तो ये जिम्मेदारी भी फिर चुनाव आयोग की ही है कि वो एक बार बहुत व्यापक तरीके से सभी लोगों को एक मंच पे लाके एक स्थिति में, कोई एक ऐसी आदर्श स्थिति जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं शायद नहीं होगी कभी, बिल्कुल, तो इस पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर उठ रहे सवालों पर भी और राजनीतिक दलों के सवालों के जवाब को तलाशे, वहां बैठ के एक बार में पूरे देश को, दुनिया को बताए कि ये चुनाव जो हैं ये मैनेज या फिक्स नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि कई बड़े देशों में जो बहुत विकसित देश हैं वहां भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां दूसरी तकनीकों का होता है। अब वो कितनी सिक्योर है वो देश जाने, लेकिन जब यहाँ इस तरह की स्थितियां हैं जहाँ पे करीब 100 करोड़ मतदाता हैं, तो वहां पर एक बार एक बड़ा व्यापक विमर्श कर देना चाहिए। हालांकि ये समय उसका भी निकल चुका है। बिल्कुल। तो ये अगर इस तरह हो जाए तो ये झंझट एक बार में खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि भूपेश बघेल जी भी जो हैं वो अभियान चला रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा अपनी सभा में कहा, अपने चुनावी अभियान के दौरे में कहा, अगर मान के चलें कि एक लोकसभा सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार उतर भी जाते हैं तो वहां पर जो ईवीएम का स्पेस है बहुत कम हो जाएगा। उस परिस्थिति में जो चुनाव आयोग है उसको क्या करना पड़ेगा?
नहीं, चुनाव आयोग मुझे तो लगता है कि फिर उसके बाद जब मशीन खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा। वो तो कल ही ये बात सामने आई है कि फिर चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव कैसे हों, तो उसके बाद फिर कोई और मशीन का विकल्प तो है नहीं। बिल्कुल। तो ये जब चीजें हैं, भूपेश बघेल भी बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी किसी से समझा होगा, और मशीन की अपनी लिमिट तो है ही। बिल्कुल। ये बात तो सभी लोग मान चुके हैं। तो उसके बाद हो सकता है कि कोई और तरीका अपनाया जाए, लेकिन फिलहाल तो है एक राजनीतिक तौर पे एक इसको जुमला भी कह सकते हैं, राजनीतिक एक व्यंग भी कह सकते हैं। ये इस तरह से चल तो पड़ा ही है। बिल्कुल। आशीष जी और देवदत्त जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी आशीष जी समझा रहे थे कि उसकी एक लिमिट होती है, और इसको राजनीतिक व्यंग कहे या जुमला कहे, अब कुछ भी कहे, मुद्दा तो सर उठ चुका है। और विपक्ष ये जो आरोप लगा रहा है कि अगर ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हार होगी क्योंकि इसमें गड़बड़ी होती है, इसको सर कितना आप सच मानते हैं? देखिए, ईवीएम का मामला मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से भी आगे हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि ये देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। बिल्कुल। इस पे एक बहुत ज्यादा हार्ड लाइन खींचना चाहिए कि या तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, या फिर इसको ईवीएम का परीक्षण करके इससे चुनाव बंद कराए जाए। क्योंकि इस तरह से आप देखिए कि क्या असर पड़ेगा उस मतदाता पे जो वोट डालने जाता है, तो उसके मन में घर से निकलते कि ये भ्रम रहेगा कि हम पता नहीं हम जिसको वोट दे रहे हैं वहीं जाएगा या नहीं जाएगा ईवीएम। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते कुछ है, वोट कुछ और करते। विधानसभा चुनाव में कई जगह ऐसी बात आई कि हमने तो यहाँ वोट दिया था लेकिन ये जीते नहीं। तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम समाप्त होना चाहिए। ऐसे दलों पर कार्रवाई करना चाहिए जो आरोप लगाते हैं, या फिर इसको सिद्ध करना चाहिए कि नहीं ये आरोप लगा रहे ये सही है। तो इससे कहीं दूसरा विवाद खड़ा नहीं हो जाएगा? फिर विपक्ष ये कहेगा कि हम पर कार्रवाई की जा रही है, हमको दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। हर दल उसमें रहेगा शामिल। जो दल ये सिद्ध करें कि नहीं आप कैसे भी जहां ये आरोप लगाते किसी बूथ पे, अभी भी जैसे इतनी सीटें हैं, 50 सीटों पे ये कह दें कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, सब दल सहमति बना लें, 10-10, 5-5 सीटें बांट लें, बैलेट पेपर पे हो जाए 50 सीटों पे चुनाव, बाकी ईवीएम पे हो जाए। क्योंकि ये दुविधा और द्वंद्व न केवल मतदाता पे बल्कि देश की साख पर भी एक ऐसा धब्बा बनता जा रहा है कि विदेश में लोग कई बार चटकारे लेते हैं कि पता नहीं वहाँ लोग आरोप लगाते हैं कि सही चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी को लेकर एक बड़ा सवाल। जो दल चुनाव जीतता है उसके ऊपर भी एक तरह से वो वैसा रहता है जैसे कोई डकैत जैसा चुरा के लाया हो कि पता नहीं हमने सही जीते कि गलत जीते। ये जो भ्रम है, ये द्वंद्व है, ये समाप्त होना चाहिए एक भारतीय लोकतंत्र के मजबूत होने के लिए। अब मैं कहता हूँ कि इसमें स्पष्टता, एक बार सब दलों को बैठकर एक मीटिंग करना चाहिए, चुनाव आयोग को कोई कानून बनाना चाहिए, या तो सिद्ध करो या इस पे आरोप लगाना बंद करो। क्यों? और मैं तो कहता हूँ उन दलों को चुनाव में भी नहीं जाना चाहिए जिनको ये शक है कि ईवीएम गड़बड़ करती है। तो फिर क्यों चुनाव में जाना, फिर क्यों इतना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आप, आपकी मतदाता की, सबकी, कर्मचारियों की। मत कराओ चुनाव। अन्यथा आप अपनी दमखम दिलाओ, जहां जीत जाते हो आप वहां भी कहो कि हम ईवीएम के कारण जीते हैं, जहां जीत जाते हैं वहां फिर चुप हो जाते, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम। ये जो दुविधा और द्वंद्व है, मुझे लगता है ये समाप्त होना चाहिए। ये देश के लिए, मतदाताओं के लिए, वो सबके लिए सही रहेगा। इसमें तो बहस होने नहीं चाहिए। जैसे हम कोर्ट के फैसलों पर सार्वजनिक वैसी टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर पाते क्योंकि कोर्ट की अवमानना भी होती, उसका हम आदेश मानते, ऐसे इस पे भी होना चाहिए। ये ऐसी संस्था है बिल्कुल जिसके माध्यम से ही देश के नीति निर्धारक चुने जाते, सरकार बनती है, जिसमें पूरा देश चलता है, जिसमें हमारी विदेश कई पार्टियां तो इसी से एग्जिस्टेंस में आई है सर जी। कई पार्टियां तो इसी से एग्जिस्टेंस में आई है ईवीएम के वजह से। बिल्कुल। तो इसमें मैं कहता हूं कि अब दुविधा और द्वंद्व समाप्त होना चाहिए। अभी तो खैर 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद इस पर ही मुहिम चलानी चाहिए। सब काम छोड़ के एक बार इसकी सत्यता, निष्पक्षता, इसकी वैधता, इस पर एक बार मोहर लग जाना चाहिए। बिल्कुल। फिर ये किंतु परंतु की स्थिति नहीं बनना बिल्कुल ठीक है। और नीति नियंताओं को इस बात पर जोर भी देना चाहिए और उस बात पर समझना भी चाहिए। अजय बुकुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, साल 1985 के बाद का कुछ रहा होगा, शायद मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिएगा, जब राजीव गांधी पूरे दस्तावेजों के साथ में संसद में कानून पास करके लेके आए और उन्होंने कहा, संसद में सभी की सार्वजनिक बहस हुई, उसमें पक्ष भी थे, विपक्ष भी थे, सभी पार्टी के लोग थे, उन्होंने एक सर्वमति से ईवीएम को संसद से पास किया है। और जब देश की जो सर्वोच्च, जिसे हम पंचायत कहते हैं, जो सबसे बड़ा कानून जहां बनता है, संसद में जब ये पास होकर आई है, तो फिर तो किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जो इपवट की स्थिति है ये कांग्रेस को अब नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये लेकर तो कांग्रेस ही आई थी। सर ये तो बात बिल्कुल सही है, और जैसे पहले भी कहा कि भाई जो पार्टी जीतती रही है उसको ईवीएम पे शक नहीं होता, जो हारती है उसको शक होने लगता है। 2009 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की सीटें 140 से घट के 116 रह गई थी। बिल्कुल।
और अटल जी का को प्रधानमंत्री बनने की सारी संभावना समाप्त हो गई समाप्त हो है। गई थी, बिल्कुल। उसके बाद उनके ही बहुत खास आदमी जी नरसिंह राव जो भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं, उन्होंने भोपाल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। बिल्कुल उनसे उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने तो किताब लिखी बाकायदा कि में गड़बड़ी कैसे की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है कि भाई, जब मैं खुद से मौजूद था, ये सवाल उनसे किया गया कि भाई आप बताइए कि तकनीकी तौर पर गड़बड़ी कैसे संभव है। हाँ। तो उसका कोई ठीक ठाक जवाब वो दे नहीं पाए थे, सिवाय इसके कि भाई हमारी पार्टी हार रही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो ये लड़ाई कुल मिला के परसेप्शन की है, हाँ। बजाय इसके कि वो कोई उसमें बहुत ठोस तकनीकी आधार हो। दूसरी बात ये है कि एक तर्क दिया जा रहा है कि साहब कई विकसित देशों के अंदर जो है वो बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है, लेकिन ये लोग ये नहीं बताते कि रशिया के अंदर भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और पाकिस्तान के अंदर भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। वहां नतीजा क्या आया, बिल्कुल किस तरह से मैनेज किया गया चुनाव को, किस बुरी तरह से मैनेज किया गया, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सबको मालूम है। तो सवाल है कि गड़बड़ी अगर करना हो तो बैलेट पेपर में ज्यादा आसान है, बल्कि ईवीएम की तुलना में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बार बार ये बात कही जा रही है कि सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देनी चाहिए, मुझे क्या ये लगता है कि आप भी मुझे ठीक करिएगा, क्या ये लगता है कि अगर संसद के अंदर सभी पार्टी के नेता होते हैं, सभी सांसद होते हैं और जो क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर एक बार और प्रशिक्षण हो जाए, ऐसा कोई डेमो हो जाए ताकि सभी लोगों की जुबान बंद हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, डेमो से भी आगे चलकर जो सवाल जो उठ रहा है वो नियत पर उठ रहा है। हाँ। क्या सरकार की नियत ऐसी है कि जो निष्पक्ष चुनाव कराए, ये सवाल है। अब इसमें हो क्या सकता है, हम इस पर विचार करें। भाई अभी जो वीवीपैट मशीन हम देखते हैं उसके अंदर आपको पर्ची दिख जाती है कि आपने किसको वोट दिया है। अगर मान लो आपने इसका बटन दबाया और पर्ची किसी दूसरी को दिखा रही है, हालांकि वो अंग्रेजी में रहती है इसलिए हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना भी आती हो, लेकिन जो समझते हैं उनको दिख जाता है कि भाई मैंने अगर कमल पे निशान पे लगाया तो कमल दिखेगा, पंजे पे लगाया तो पंजा दिखेगा, तो मैं संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई मेरा वोट सही जगह गया है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो पर्ची दिखा रही है वो टोटल काउंटिंग से भी मेल खा रही है जो नतीजा सामने आ रहा है। तो सवाल यहाँ पर अगर ये उठेगा कि मतदान की जो गोपनीयता वो भंग तो नहीं होगी। बिल्कुल। अगर सारे वोट पर्चियों का मिलान करने लगे और अगर मतदाता ही बताने लगे साहब मैंने तो फलाने को वोट दिया है, तो वो तो मतदान का तो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गई, तो मतदान का असली उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो सब लोग ये करने लगेंगे कि साहब हर पोलिंग स्टेशन के अंदर उन साहब आप वोटों की गिनती कराइए हमारे सामने, तो फिर बैलेट पेपर वाली व्यवस्था और ईवीएम में फर्क क्या रह गया। दूसरी बात है कि मतदाता का जो गोपनीयता का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा और चुनाव तो है कुल मिला के तमाशा बन के रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मतदाता की गोपनीयता इससे खत्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ईवीएम पे सवाल उठाना सर गलत भी है, क्योंकि दिलीप जी इसी सवाल पर मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा सरकार की तरफ से 400 पार और मोदी सरकार इस तरह के नारे दे रहा है। लेकिन सर आपसे मैं आप ही सवाल करना चाहूंगी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने जब ये बताया कि जब ईवीएम पर सवाल उठा, अभी 16 मार्च की टिप्पणी मनीष जी बता रहे थे, तब उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट में जब इस तरह की चुनौतियां आई ईवीएम पर जब भी सवाल उठे तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने बताया, मतलब कोर्ट ने ये बताया कि हैक नहीं किया जा सकता, वायरस उसके अंदर नहीं डाला जा सकता, और अब तो यहाँ तक पहुंच गए नतीजे कि उस पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले उस पर जुर्माना लगाया 10,000 का, फिर 50,000 का, अभी उस पर जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। फिर कैसे ये गलत हो सकता है? देखिए, जब ये बात कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सही मानता है तो ये विपक्षी लोग ये इसको मुद्दा कैसे बना लेते हैं। हाँ। जैसे अभी मेरे वरिष्ठ दुबे जी ने कहा, प्रभुदत्त दुबे जी ने कहा कि इसका खुलासा होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को ये पता चले, आम जनता को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जो कि उसको ये कहीं मिल नहीं पाता। अभी वकील सर ने बड़ा अच्छे से इसको विस्तार में समझाया है कि आम जनता को तो सेटिस्फेक्शन मैंने है ना किसी सर, को तभी वोट वो दिया है कर तो रहा मुझे दिखाई देना चाहिए कि मेरा वोट फला जगह गया है। पता चला कि 100 वोटर हैं वहां पे, 75 ने एक पार्टी को दिया, 25 ने एक पार्टी को, तो जिसने 25 ने जिसको दिया वो पार्टी उस बूथ से विजय हो जाती है। तो ये सारे सवाल उठ के आते हैं पब्लिक में से, और या तो इसको मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। चुनाव आयोग बिल्कुल, जो चुनाव आयोग का मैंने एक बार हमारे चौकसे जी की बात का भी मैं जवाब देना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहा हूं। मैंने चुनाव आयोग को चैलेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस बात को चैलेंज किया कि चुनाव आयोग इस बात पे विशेष ध्यान दे कि कोई भी पार्टी के व्यक्ति ये पहले से डिक्लेयर कैसे कर सकता है कि अब की बार 400 पार, अब की बार हम भाजपा 370। एक मिनट, मेरी बात ये तो उनकी अपनी रणनीति है ना, उन्होंने तो नारा दिया है। ये और अगर 400 पार हो गए तो 400 पार हो गए तो उनकी रणनीति इतनी स्ट्रांग होगी कि 400 पार ले गए वो। अरे चुनाव आयोग पे इस पे आपत्ति लेनी चाहिए कि आप कैसे भविष्यवक्ता हैं कि 400 पार बोल रहे हैं, 400 पार आ भी रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है? संभव है क्या? यही तो मैं आपको चुनाव बोल रही आयोग को हूँ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, चुनाव आयोग की उस टिप्पणी पे भी मैं कटाक्ष कर रहा हूँ जो उन्होंने
अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शेर पढ़ के कहा था, तो शेर कोई भी सुनेगा, तो विपक्ष के लिए ही था वो शेर। विपक्ष पे कटाक्ष किया था उन्होंने कि आप हार जाते हैं तो ईवीएम तो दोषी ठहरा देते हैं, और जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम की कोई गलती नहीं मानी जाती। हम विधानसभा लेकिन ईवीएम को असंवैधानिक बताना क्या ठीक है? आप बताइए। वो जो अखिलेश यादव है सपा प्रमुख, वो कह रहे हैं कि जो ईवीएम से चुनाव कराते हैं असंवैधानिक है, जबकि संविधान के तहत उसको लेकर आए तभी उससे चुनाव हो रहे हैं ना। असंवैधानिक कैसे हो तो गया? मैं भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो भारत देश है उसका जो लोकतंत्र है, उसका जो संविधान है, संविधान के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, और कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और रही बात ये कि आप ईवीएम का डेमो देना चाहते हैं, तो ईवीएम का डेमो तो उस तरीके का होता है कि एक मशीन आई, कोर्ट में आ गई मशीन और उसका डेमो करके दिखा दिया, तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। जैसे अगर हम कहीं किसी नई कॉलोनी में हम कोई मकान खरीदने जाते हैं तो एक सैंपल हाउस बना के दिखा देते हैं, क्या वो सैंपल हाउस पूरे आखिरी पोजीशन तक वैसा ही रहता है? क्या नहीं रहता। इसी प्रकार अगर ईवीएम का आपको वो देखना है वास्तव में, तो जिस समय मतदान हो रहा है उस समय रैंडमली किसी उस पे चुनाव आयोग के किसी चुनाव कर्मचारी को किसी को जाना चाहिए वहां पे, और किसी नेताओं को जाना चाहिए वहां पे कि ये मशीन को आप देख लीजिए। वो होता रैंडमली आप चेक कर रहे हैं तो मैदान में आके, फील्ड में आके आप चेक करेंगे। ये नहीं होता कि एक सजी सजी मशीन लेके गए, हाउस यहाँ दिखाना सर संभव थोड़ी ना है। वो सैंपल हाउस याद नहीं है ना, चलिए संभव नहीं है तो उसमें कुछ हो भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। आपने 2-3-4 बातों का जिक्र किया कि ये 400 पार का नारा कैसे दे रहे हैं, चुनाव आयोग को संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी के, अगर हम विधानसभा चुनाव के इतिहास पर देखें तो किसी न किसी राज्य में उन्होंने नारा दिया है। मसलन मध्य प्रदेश में 150 पार, छत्तीसगढ़ में 45 पार, और जो भी हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, राजस्थान के चुनाव हुए, दिल्ली के हुए, पंजाब के हुए, गुजरात के हुए, सभी स्टेटों में उन्होंने इस प्रकार के नारे दिए हैं। तो ये नारा है, इसमें किसी प्रकार के, और बिल्कुल ठीक कहा जैसे कहा, विपक्ष भी इस प्रकार के नारे देते हैं। खुद ही कमलनाथ जो पीसीसी चीफ थे उस वक्त के, उन्होंने भी नारा दिया था। अब लेकिन मैं शुभकरण पांडे सर आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर बुकेश सर ने रसिया का जिक्र किया, पाकिस्तान में अभी ही चुनाव हुए हैं उसका भी जिक्र किया, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। अगर वो परिस्थिति बनती है भारत में, माना कि इफ बट हुआ, तो क्या भारत में 100 करोड़ के लोगों के मतों की गिनती करने में महीना नहीं बीत जाएंगे? क्योंकि जैसा कि 4 से 5 दिन तो पाकिस्तान में बीत गए थे, वहाँ जनसंख्या भी उतनी नहीं है, रूस में भी उतनी जनसंख्या नहीं, उसके बावजूद ही वहाँ पर हफ्तों लग गए। लेकिन अगर भारत में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो यहाँ तो महीनों लग जाएंगे वोट गिनने में। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से अभी आपने कहा, संभावनाओं कल्पनाओं से सरकारें नहीं चलती। हर एक सिस्टम होता है, उसका एक दायरा होता है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी ने बहुत कहा, बहुत बढ़िया बताया अभी कि एक सिस्टम है और सिस्टम का पैमाना तय कर दिया जाता है कि भैया हमारे किसी भी एक बूथ में जाओ तो एक में उसमें कहते हैं कि भैया 10 प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी के हो, चाहे अन्य दल के हो, उस दल में सब तय कर दिए। उसी दल के अनुसार जब वोट का मतदान, जब जैसे मान लीजिए मैं वोट डालने जाता हूँ और जैसे गए मैंने बटन दबाया तो बटन दबाते ही सबसे पहले वो पर्ची निकलती है वीवीपैट से, उस पर स्पष्ट लिखा रहता है, यदि 1 नंबर में दबाया 2 नंबर में स्पष्ट लिखा फला व्यक्ति को सिंबल में आपने वोट डाला, सिंबल के आगे उस प्रत्याशी की फोटो निकलती है और फिर इसके बाद वो जो मत पत्र है वो अंदर पेटी के अंदर चला जाता है और अधिकारी कहता है कि वोट डल गया। तो वोट का जहां हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार यहाँ खड़े हैं और वो बोल रहे हैं, तो ईवीएम मशीन में किस तरीके शंका का आधार, मैं कहता हूं कि यदि मैं संभावनाओं में और कल्पनाओं में और भगवान ऐसा हो जाए तो होना मेरे कहने से तो नहीं होगा ना। एक दिग्विजय सिंह और एक भूपेश बघेल के कह देने से देश का पूरा सिस्टम चेंज हो जाए तो संभव नहीं है। यदि भूपेश बघेल या दिग्विजय सिंह के पास कोई ऐसी तकनीकी ज्ञान है तो चुनाव सिंबल के पहले, आचार संहिता लगने के पहले जाते और कहते कि हमारे पास ऐसा व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति है और जो कह रहा है कि ये गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को ठीक करो। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में वहां तथ्य नहीं रख पाए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में तथ्य नहीं रख पाए और वहां उनको जुर्माना हुआ कि ये आप इस तरीके का प्रोपेगेंडम आप मत फैलाइए, आप जनता को मत भ्रमित करिए। हम कहते हैं चुनाव आयोग है, हर राज्य के चुनाव अलग आयोग है, एक चुनाव आयोग का सिस्टम क्या पूरे सरकार में सिस्टम को खरीदा जा सकता है? चुनाव आयोग इसीलिए अभी इसलिए दुबे जी ने एक बार कहा था पिछले डिबेट में कि सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव आयोग होता है वो एक बहुत निगरानी में होता है, उस पे लोगों का भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है और अन्य जो पार्टियां हैं, छोटी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, उस चुनाव आयोग पर भरोसा है क्योंकि उसी की आधार जना आधार आता है और जना आधार के बाद उस मत पत्र को वो प्रत्याशी स्वीकार करता है। तो हम सरेआम, एक मिनट, सरेआम हम ऐसे कह दें कि साहब
पेटी के आधार पर खेल हो गया, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो ये मैडम तथ्य तो नहीं है। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। जनता लेकिन- के बीच में जाना होता है इसके लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेटी के आधार पर खेल हो गया और इस तरह से नहीं हो सकता है। आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव में ये बात निकल कर आई थी और विपक्ष की ओर से नहीं, कई तरीके से ये बात सामने आई थी। जब विधानसभा चुनाव की यहाँ पर गिनती हो रही थी, वोटिंग के बाद जब गिनती हुई तो वहां पर ये पाया गया जो ईवीएम मशीन थी वो 99% चार्ज थी सर, और इस पर अभी तक किसी का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया। इसको अभी तक किसी ने कुछ क्लियर नहीं किया कि ईवीएम मशीन में मतलब वोटिंग होने के बाद, मत पड़ने के बाद वो 99% चार्ज कैसे हो सकती है। जी हाँ, ये बात आई थी, कई बार इसकी शिकायत भी हुई है और इस मामले में खासतौर पे कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, चुनाव आयोग उनको तब से समय नहीं दे रहा है। तो ये बात है, देखिए सवाल और संभावनाएं इनको सीमित नहीं किया जाना चाहिए, इनको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है, इसी तरह की बहस से या इसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढने से समाधान मिलते हैं। तो इसलिए ईवीएम का इस बारे में जो भी आपत्ति जहां भी जिस तरह की भी हो, उसको हल किया जाना चाहिए। और अभी आज ही एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है वीवीपैट मशीनों के बारे में सुनवाई के लिए। बिल्कुल सर। तो ये चीजें आगे तो बढ़ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए ईवीएम मशीन का जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, ईवीएम मशीन, हर मशीन का एक सीरियल नंबर होता है, उसकी ट्रैकिंग चुनाव आयोग से की जाती है पूरे देश के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, इसकी वजह से सवाल उठते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है या हमारा निष्कर्ष नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के सवाल कोई पॉलिटिकल पार्टी उठाती है, और ये अभी जो जैसा मैंने कहा कि दोनों ही बड़ी पार्टी अपने अपने समय में उठा चुकी हैं सवाल, तो इसलिए इनके जवाब ढूंढे जाना चाहिए। और जहां तक अभी मध्य प्रदेश की जो बात आई थी, 99% चार्ज मिली थी, तो वो भी एक अजीब बात है। उसकी तरफ दोनों तरफ से, आयोग की तरफ से था कि सर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी जगह कांग्रेस की हवा थी, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी गई। तो इसी के बाद से ईवीएम का मुद्दा ज्यादा उठा भी है। इसीलिए क्योंकि ये बात आई है, कांग्रेस ने कहा है कि 195 सीटों पर शायद इतना नंबर था कि वो पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे थे। बिल्कुल, बाद में जब वो ईवीएम से शुरू हुई तो वो सब पिछड़ गए। तो अब हो सकता है जनता का जनादेश हो, जो भी हो, लेकिन ये चीजें जो ऐसी होती हैं, जो बार बार जब ईवीएम हम मान के चलते हैं या मैंने मतदाता मान के चलता है कि ईवीएम मशीन अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, फिर इस तरह के सवाल आके खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जिस तरह से बैलेट पेपर से भी बूथ कैप्चरिंग होती थी और गड़बड़ी होती थी, तो फिर क्या ये ईवीएम से भी हो रही है या उन्हें मैन्युअली मैनेज किया जाता है, या फिर वो क्या। और देखिए ईवीएम मशीन में भी 2 यूनिट होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट होती है। जब कंट्रोल यूनिट चुनाव अधिकारी दबाता है, जब ही हम वोट डाल पाते हैं, तभी वो मशीन एक्टिव होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखिए टेक्निकल चीजें, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पर इसके समाधान या इसका जवाब बार बार तलाशा जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। जितनी बार इसके बारे में नई चीजें सामने आएंगी, उतना लोग जागरूक होंगे, उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो बार बार इन चीजों को साफ करें, क्योंकि हम ये मानते हैं और ये सही भी है कि हम लोकतंत्र में है, तो वो चीजों को बताएं और वो उसको जो भी हो सकता है वो उसको बेहतर करें। बिल्कुल ठीक कहा। देवदत्त दुबे जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे कि अभी आशीष दुबे जी बता रहे थे कि जब विधानसभा चुनाव हुए तब दिग्विजय सिंह ने एक बात जोर देकर कहा कि जब बैलेट पेपर से मतपत्रों की जो गणना हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, तो सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आगे निकली। समय बता रहे थे वो 10 बजे का, और 10 बजे के बाद जैसे ही ईवीएम की जो पेटियां खुली, एकदम से कांग्रेस सभी सीटों पर पिछड़ गई। ये कैसे संभव है? एक पॉइंट उन्होंने ये कहा, मैं आपसे भी उत्तर जानना चाहूंगा। लेकिन सवाल यहाँ पर 2009 के लोकसभा चुनाव का भी उठा है, क्या होलसेल जो फ्रॉड है वो संभव है? क्योंकि जो बीजेपी के जो नेता है, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद उनका, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी इस बात का कहा था कि लोकसभा चुनाव में जब 2009 में हो रहे थे, तब 90 सीटों पर कांग्रेस ने एक साथ जीत हासिल की थी और उन सभी पर क्लीन स्वीप किया था। ये संभव नहीं हो सकता। उन्होंने होलसेल फ्रॉड के आरोप लगाए थे। तो ये दोनों चीजों को आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि ये दुविधा और द्वंद्व समाप्त होना चाहिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए। एक बार चुनाव टाल दो आप, लेकिन इस पर दुविधा और द्वंद्व समाप्त कर दो, क्योंकि ये सभी दल इस पे आरोप लगा चुके, प्रत्याशी जो हारते वो भी लगाते, और अब मतदाता भी चर्चा करने लगे कि पता नहीं क्या होता है, हमारे यहाँ वोट इसको गए, वो जीते। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मजबूत लोकतंत्र के लिए समाप्त होना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ सत्ताधारी दल को आगे आना चाहिए
क्योंकि जब हम किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो वो सिद्ध करता है कि मेरी ये ईमानदारी की कमाई है, भ्रष्टाचार की नहीं है, वो तमाम तरीके तर्क देता है। तो जब आप सत्ता में आते हैं तो आपको भी सिद्ध करना चाहिए कि नहीं, हम पूरी तरह से हम जनता के मत के आधार पर आए हैं, हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया में कहीं कोई गफलत नहीं हुई है, केवल और केवल हम लोगों का विश्वास जीत कर सत्ता में आए। सत्ताधारी दल हम कह रहे 400 पार का नारा दे रहे, 300 पर रुक जाए, लेकिन एक बार उसको इस पे कर देना चाहिए, चुनौती स्वीकार कर लेना चाहिए, और एक बार तो ये हो ही जाना चाहिए कि इस पे इस पार या उस पार, या तो ये सही या गलत, क्योंकि ये कोई ऐसी नहीं है कि बाजार से सब्जी लाने की आज ये ले आए तो कल दूसरी ले आओ। ये देश की नीति निर्धारक संस्था का चुनाव सरकार बनाती है, जिस पे हमारी पूरी देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, और उस पे यदि भ्रम रहे तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस पे क्यों शंका करना, और शंका है तो उसका जब तक समाधान ना हो, हम विश्वास किस पे करें कि ऐसी जहमत कौन उठाएगा, किस पे विश्वास करें हम सर जी? ऐसी जहमत उठाने के विश्वास हम किस पर करें? बीजेपी अगर जीत कर आ गई तो बीजेपी से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो ये करेगी। अगर कांग्रेस अगर जीत के आ गई तो कांग्रेस से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि कांग्रेस जीत के बाद में जनता के मत की ही बात करेगी कि हम बताएंगे, डेमो देंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो आप भूल जाइए कि राजनीतिक दल किसी इस तरह की पहल बिल्कुल नहीं, वही तो बात है, कोई नहीं दोनों दल आरोप लगा चुके हैं, और जो दल जहां जीतता है फिर वहां आरोप नहीं लगाता, जहां हारता है वहां आरोप लगाता है। हारने के बाद ये तो सबसे ईवीएम बड़ी पर ही दुविधा सब और अपना द्वंद है इसमें। और हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की अभी विधानसभा चुनाव के बाद चर्चाएं तेजी से बढ़ी हैं, तो इस पे कई पहलू पे विचार करना चाहिए। जैसे एक वो चला कि बैलेट पेपर वाली, तो ये जब हम लोग घूम रहे थे तब ये स्पष्टता नजर आ रहा था। ठीक है देवदत्त जी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये बहुत अहम पहलू हैं जिन पर विचार करना चाहिए। राममोहन जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से अभी दुबे जी ने बताया कि लोकतंत्र पर अगर मतलब जनता को भरोसा करना है, जनता को ये भरोसा होना चाहिए, अगर इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे जिस पर भरोसा करके वो अपना वोट डालने जा रहे हैं, उसी मशीन पर सवाल उठ रहे हैं, तो जनता कैसे भरोसे करेगी? किस पार्टी को वोट दे रही, किसको वोट दे रहा है, वो उसी को क्लियर नहीं हो पाएगा। दूसरी बात सर, ये क्या संगठनात्मक तौर पर अगर हम देखें तो विपक्षी गठबंधन जो है, अब कोई मुद्दा नहीं बचा जो सिर्फ ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, बाकी मुद्दे एकदम साइडलाइन करके ईवीएम पर आ गए कि अगर हम नहीं जीते तो ईवीएम की गलती, और जीत गए तो फिर तो विपक्षी गठबंधन जीत ही गया। सर देखिए, वही वाला सवाल हो गया कि हमने कक्षा 12वीं तक हम पहुंच गए, और उसके बाद हम फिर पहली क्लास में जाने की जिद कर रहे हैं। मतलब ईवीएम की मजबूरी कब पैदा हुई? जब बैलेट पेपर को बूथ कैप्चरिंग की जा रही थी, बूथ को कैप्चर कर लिए जाते थे, और ये बिहार का सबसे बड़ा उदाहरण होता था, जहाँ पर बंदूक की नोक पर पेटियां लूट ली जाती थी, और वहाँ पर एक आदमी बैठ के 5 आदमी बैठ के लगातार ठप्पे मारते थे, और एक ही दल को जिता दिया जाता था। तो उसके बाद ये मजबूरी पैदा हुई कि हम लोगों ने मशीन से चुनाव करवाया। जब मशीन से चुनाव हो गया और अच्छे खासे चुनाव चलने लगे, उसके बाद हम फिर 12वीं कक्षा के आके फिर हम जिद कर रहे कि साहब हम तो नर्सरी में फिर से एडमिशन लेंगे। ये वो वाली मिसाल हो गई। अब देखिए, इस चुनाव में तो अभी तक जब ये चुनाव चल रहा है, हम चुनाव के दौरान ही बात कर रहे हैं, इस चुनाव तो अभी कुछ होना जाना है नहीं। तो जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो बहुत ईमानदारी से आप संविधान की शपथ लेते हुए चुनाव संपन्न होने के बाद इस पे मिलकर खुली जुली चर्चा करते, कार्यशाला बना ले, कार्यशाला करवा ले, उसमें बहस कर लें। आप चाहे संसद में बहस करें और उसमें सभी दल शामिल हो, विपक्ष भी शामिल हो, पक्ष भी शामिल हो, फिर एक बार तय करें। और जब एक बार मैंने जो पहला प्रश्न किया था कि जब आपको टेक्निकली इसको जांचने की आपको चुनौती दी जाती है, तो आप उसको जाके क्यों नहीं चैलेंज करते, क्यों चैलेंज स्वीकार नहीं करते, क्यों आप ईवीएम को नहीं देखते, उस सब शांत हो जाते हैं। और जैसे ही चुनाव होता है आपका भूत सवार हो जाता है कि नहीं साहब, और हम तो 437-35 के ऊपर करके हम उसको बुलेट से करवा, ब्लेड से करवा लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अब पूरे ईवीएम के पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को ये सोचना होगा कि ये कौन सा ठीक रहा है, हार का ये प्राथमिक ठीक रहा है या सेकेंडरी ठीक रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते नजर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जब भी हार होती है तो एक ठिकरा ईवीएम पर पड़ा जाता है, चाहे उससे पहले या बाद में। सभी विपक्षी दलों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर बाकी ईवीएम में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो वो जनता के बीच में जाए, जनता को ये समझाए, अगर नहीं है तो उस पर चुप बैठे। बिल्कुल मनीष जी, और विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी जो दल है उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर ईवीएम को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं तो जनता के मन से इस वहम को कैसे दूर किया जाए। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।